प्रिय छात्रों, आज के ट्रिकी जीके की क्लास में मैं आपके सामने कनिष्क के दरबारी विद्वानों के संबंध में ट्रिक लेकर के आया हूँ। अब जैसे कि आपका कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था और इसी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया गया था और इसी शक संवत को भारत सरकार द्वारा मार्च 1957 में राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया। तो कनिष्क के जो भी दरबारी विद्वान हैं उसका कौन कौन दरबारी विद्वान हुआ करते थे उसके संबंध में जान लीजिए। तो हेडिंग बना लीजिए, कनिष्क के दरबारी विद्वान। कनिष्क के दरबारी विद्वान। अब अगर कनिष्क के बारे में एक दो फैक्ट आपको तैयार करना हो तो कनिष्क के बारे में चाहें तो आप कर सकते हैं कि कनिष्क जो था ये किस वंश से रिलेटेड था। तो ये कनिष्क जो था ये कुषाण वंश से रिलेटेड था, कुषाण वंश से रिलेटेड। और इसी कुषाण वंश का संस्थापक हुआ था कुडुलकड-फिसेस और कुडुलकड-फिसेस के बाद पश्चात आपका भीमकड-फिसेस गद्दी पर बैठा। भीमकड-फिसेस के पश्चात कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी कि यहाँ पर अगर चाहें तो राज्याभिषेक। तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 78 ईस्वी में। और इसी 78 ईस्वी में इसके द्वारा क्या चलाया गया? तो इसके द्वारा शक संवत का प्रचलन किया गया, शक संवत का प्रचलन। और इसी शक संवत 78 ईस्वी में जब शक संवत का प्रचलन किया तो इसी शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया, भारत का राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार। और ये जो राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा वो किया गया था आपका मार्च 1957 में। तो इस तरीके से आपका कनिष्क पर 2-3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हालांकि जब मैं हिस्ट्री वगैरह का क्लास स्टार्ट करूंगा तो इसको और डिटेल रूप से आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन चूंकि अब हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे थे, उसके कनिष्क के ट्रिकी जीके के बारे में पढ़ने जा रहे थे, तो थोड़ा सा कनिष्क के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इसमें कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था और इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया गया और इसी शक संवत को मार्च 1957 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पे कि इसका जो दरबारी विद्वान थे वो दरबारी विद्वान में कौन कौन शामिल हैं। तो दरबारी विद्वान, और इसके दरबारी विद्वान का जो ट्रिक है वो आपका है अब पास नाच। अब पास नाच, पास नाच। अब यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आ रहे हैं और उस 6 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से ये 6 विद्वानों का नाम निकलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर अ से कौन सा विद्वान निकलेगा? तो अश्वघोष का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अ से कौन सा विद्वान हो गया? तो अ से आपका हो गया अश्वघोष, अश्वघोष। अब इस अश्वघोष पर जो भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके संबंध में जान लेते हैं। तो इस अश्वघोष को 2 नामों से जाना जाता है। कौन कौन? तो इस अश्वघोष को संस्कृत नाटक का पिता कहते हैं, संस्कृत नाटक का पिता। और ये संस्कृत नाटक का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत नाटक का पिता इसलिए कहा जाता है कि इसी अश्वघोष के द्वारा प्रथम संस्कृत नाटक की रचना की गई, प्रथम संस्कृत नाटक। और वो प्रथम संस्कृत नाटक कौन सा था? तो प्रथम संस्कृत नाटक था सरिपुत्र प्रकरण, सरिपुत्र प्रकरण। और जब इन्होंने प्रथम संस्कृत नाटक सरिपुत्र प्रकरण का रचना किया, इसी कारण से इन्हें संस्कृत नाटक का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, अश्वघोष को भारत का मिल्टन, भारत का
मिल्टन कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो इसी अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि यह अश्वघोष जो था ये कनिष्क के दरबार का मुख्य साहित्यकार था। मुख्य साहित्यकार मतलब इसके द्वारा बहुत सारी किताबों का या साहित्य की रचना की गई, और ये जो मिल्टन था एक विदेशी साहित्यकार था। तो इसी विदेशी साहित्यकार से अश्वघोष की तुलना की जाती है, इसी कारण से इसे भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। और इस अश्वघोष द्वारा जो प्रमुख पुस्तक लिखी गई वो एक प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, तो ये प्रमुख पुस्तक आपकी थी बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। तो इस तरीके से अश्वघोष को अन्य दो नामों से जाना जाता है। संस्कृत नाटक का पिता, चूँकि इन्होंने प्रथम संस्कृत नाटक सरिपुत्र प्रकरण का रचना किया था, इस कारण से इसे संस्कृत नाटक का पिता कहा जाता है। और उसके बाद से भारत का मिल्टन कहा जाता है, क्योंकि यह कनिष्क के दरबार का मुख्य साहित्यकार था और इसके द्वारा लिखित पुस्तक है आपका बुद्ध चरित। उसके साथ साथ जब कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब चौथी बौद्ध संगीति, इस बौद्ध संगीति से रिलेटेड ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसमें कि बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, किसके शासन काल में आयोजित की गई थी और उसका अध्यक्ष कौन था। तो जब कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो इस चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, और इस चौथी बौद्ध संगीति में ये जो था आपका अश्वघोष, ये मुख्य अतिथि के रूप में आया था। बौद्ध संगीति में मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में। और कनिष्क ने इसको कहाँ से बुलाया था, तो ये साकेत में था, और उस साकेत से इसको क्या किया गया था, बुलाया गया था। और जब चीफ गेस्ट के रूप में इसको साकेत से बुलाया गया, तब जाकर के इसी अश्वघोष को चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपका अगर ये पूछता है कि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमारे ट्रिक में जाइए, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद से हमको आंसर आप कमेंट में दीजिए कि चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया। क्योंकि उपाध्यक्ष तो कौन बन गया, आपका उपाध्यक्ष अश्वघोष बन गया। तो इस तरीके से अब पास नाच में पहला इसका जो विद्वान हुआ वो कौन हुआ, अ से अश्वघोष। और अश्वघोष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारा एज ए फैक्चुअल या फैक्ट के रूप में हमने लिख दिया। अब ब से कौन सा हुआ, तो ब से आपका हो जाएगा, ब से हो जाएगा आपका वसुमित्र। व से कौन हो गया, तो व से वसुमित्र, वसुमित्र। और अब वसुमित्र के बारे में जान लेते हैं कि वसुमित्र कौन था। तो वसुमित्र जो था ये भी एक तरीके से कनिष्क का दरबारी विद्वान था, और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का क्या नाम था, तो इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो विभास शास्त्र है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक विभास शास्त्र, विभास शास्त्र। और ये विभास शास्त्र जो है ये आपका बौद्ध धर्म पर आधारित है, इसी कारण से इस विभास शास्त्र को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा आपका विद्वान कौन हो गया, वसुमित्र हो गया। अब तीसरा पर कौन सा अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका पार्श्व। तीसरे नंबर पे पार्श्व। इस विभास शास्त्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको अगर चाहें तो आप लोग पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं। इसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। विभास शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का रामायण के नाम से जाना जाता है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका पार्श्व। पा से
पार्श्व। पा से कौन सा विद्वान निकला? पार्श्व। और ये जो पार्श्व था ये एक बौद्ध दार्शनिक था। इसके संबंध में बस एक फैक्ट आ रहा है, और ये क्या था? बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? तो चौथे नंबर पे आपका 100 आ रहा है। तो 100 से कौन सा विद्वान निकला? तो 100 से आपका निकला संघरच। चौथे नंबर पे आपका आ गया 100 से संघरच। संघरच। और ये जो संघरच था ये कनिष्क के दरबार का मुख्य पुरोहित हुआ करता था। कनिष्क के दरबार का मुख्य पुरोहित हुआ करता था। उसके बाद से 5वें नंबर पे कौन सा व्यक्ति आ रहा है? तो 5वें नंबर पे आ रहा है ना। और ना से कौन सा विद्वान निकला? तो ना से आपका निकला नागार्जुन। ना से नागार्जुन। ना से निकला नागार्जुन। और इस नागार्जुन के द्वारा आपका शून्य का आविष्कार किया गया था। और इसी नागार्जुन के संबंध में और जो भी आपके पॉइंट्स निकलते हैं इस पॉइंट्स में कि इसका उपनाम क्या है, तो इस नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इसका उपनाम भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। ठीक। अब नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा एक लिखित पुस्तक थी माध्यमिका सूत्र, और उसी माध्यमिका सूत्र में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया था। तो इसी कारण से इन्हें भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो अब अगला पॉइंट अगर बनाना चाहें तो इनकी पुस्तक, और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है आपका माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र। और इसी माध्यमिका सूत्र में इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया? तो इस माध्यमिका सूत्र में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया। सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन। सिद्धांत का वर्णन। तो इस तरीके से आपका ना से कौन निकल आया? ना से आपका नागार्जुन। और इस नागार्जुन का उपनाम क्या है? तो भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। और इसी नागार्जुन के द्वारा लिखित पुस्तक माध्यमिका सूत्र है, और इसी माध्यमिका सूत्र में इनके द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इस कारण से इन्हें भारत का, जैसे कि सापेक्षता के सिद्धांत के संबंध में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह वाले स्टूडेंट जो हैं, E बराबर mc², तो संभवतः उसी से रिलेटेड इन्होंने हल्का फुल्का उसकी व्याख्या किया था। अब लास्ट आपका ना के बाद से कौन सा व्यक्ति आ गया? तो ना से नागार्जुन तक की व्याख्या हो गई। अब आते हैं हम लोग च से कौन सा हुआ? तो च से सबसे महत्वपूर्ण विद्वान चरक के नाम से जाना जाता है। तो च से आपका कौन हो गया? च से आपका चरक। और इस चरक के बारे में और जो भी फैक्ट या जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षाओं में आता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो थोड़ा सा इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। और चरक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छठे नंबर पे आप चरक। और ये जो चरक था, ये चरक जो था ये आपका एक तरीके से कनिष्क के दरबार का बहुत बड़ा चिकित्सक हुआ था। और इसके द्वारा, इस चिकित्सा के कारण इसे काय चिकित्सा का जनक माना जाता है। काय चिकित्सा का मतलब शरीर, काय का मतलब क्या होता है? शरीर। तो शरीर से संबंधित जो भी इसने मेडिकल का आविष्कार किया, इसी कारण से इसे काय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। और इसके द्वारा, चरक के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो इस चरक के द्वारा लिखित पुस्तक थी आपका चरक संहिता। चरक संहिता। और इस चरक संहिता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल अध्यायों की संख्या आपका 120 है, जो कि भिन्न भिन्न 8 खंडों में विभाजित किया गया है। अब जब ये 120 अध्याय हैं तो इन 120 अध्यायों में
किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो इस पुस्तक में आपका जितने भी काय यानी कि शरीर से संबंधित रोग, जैसे मिर्गी हो गया, ज्वर हो गया, उसके बाद से शिशु जन्म हो गया, शिशु जन्म, उसके बाद से आपका शिशु जन्म के बाद से गर्भ से संबंधित बीमारियां हो गई, गर्भ स्थिति कह सकते हैं। उसके अलावा कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, उसके अलावा आपका शिशु जन्म हो ही गया। तो इस तरीके से बहुत सारे रोगों का इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया था, जिसमें मानसिक रोग वगैरह के बारे में भी इनके द्वारा चर्चा की गई थी। और ये जो चरक है, ये चरक जो है, ये अत्रेय ऋषि के उपदेशों पर इन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया था। तो चरक संहिता का मूल एक तरीके से किस पर आधारित था? तो अत्रेय ऋषि ने इनको उपदेश दिया था, अत्रेय ऋषि द्वारा उपदेशित था। और उसी अत्रेय ऋषि द्वारा उपदेशित होने के परिणाम स्वरूप इन्होंने एक पुस्तक लिखा, और उस पुस्तक का क्या नाम था? चरक संहिता, जो कि 120 अध्यायों में विभाजित है। और उस 120 अध्यायों में भिन्न भिन्न रोगों का वर्णन किया गया है। और इसी चरक संहिता में आपके आदर्श अस्पताल के निर्माण का भी उल्लेख है। आदर्श अस्पताल का निर्माण। और इसी आदर्श अस्पताल के निर्माण के संबंध में जो उल्लेख चरक संहिता में किया गया है, इसी चरक संहिता में आदर्श अस्पताल के निर्माण की भी बात की गई है। और इसी अस्पताल से दवाइयों का वितरण वगैरह किया जाता था। तो उस चरक संहिता में एक आदर्श अस्पताल का भी विवरण सामने दिखाई देता है। चरक का गुरु कौन था? तो चरक के गुरु थे अग्निवेश। चरक के गुरु कौन थे? तो चरक का गुरु आपके थे अग्निवेश। चरक के गुरु आपके अग्निवेश। तो इस तरीके से आपका जो कनिष्क के दरबार के विद्वान थे, उस कनिष्क के दरबार के दरबारी विद्वानों का ट्रिक क्या हो गया? तो वो दरबारी विद्वानों का ट्रिक हो गया अब पास नाच। अ से कौन सा व्यक्ति निकला? तो अ से अश्वघोष। उसके बाद से ब से कौन निकला? तो ब से आपका वसुमित्र। और उसके बाद से पा से कौन सा निकला? तो पा से आपका पार्श्व निकला। और स से कौन निकला? तो स से संगरक्ष निकला। ना से कौन निकला? तो ना से नागार्जुन। और च से कौन निकला? तो च से चरक। तो इस तरीके से ये 6 विद्वान जो है वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। और इन 6 विद्वानों का जो जो योगदान रहा, उस योगदान की भी चर्चा हमने कर दिया। जो भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं 6 विद्वान को लेकर के, उसके संबंध में क्वेश्चन आंसर के रूप में भी हमने इसकी व्याख्या कर दिया। तो आप लोग इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।